तो दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से एक शानदार मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग इस जॉनरा को काफी पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए ज्यादातर सस्पेंस थ्रिलर मूवी को ही लेकर आऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। लेकिन भाई इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना होगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जबकि इसकी IMDb रेटिंग है 7 और इसको रोटेन टोमेटोज पर 92% की फ्रेश रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है जहां पुलिस वालों को एक लेडी की चीख सुनाई देती है। इसके बाद वो लेडी अपनी साइकिल पर चिल्लाते हुए उस जंगल से दूर भाग रही होती ही है कि इतने में पुलिस उस तक पहुंच जाती है और चिल्लाने की वजह पूछती है। अब लेडी जंगल में एक जगह पर इशारा करती है जहाँ पुलिस वालों को एक औरत की लाश मिलती है और उसका नाम होता है एलिस। वो देखते हैं कि एलिस की गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशान हैं, यानी उसे गला घोंटकर मारा गया होगा। अब कुछ महीनों की तहकीकात के बाद इस केस की सुनवाई होती है, लेकिन पता चलता है कि पुलिस को एलिस के मर्डर का शक उसके हस्बैंड एडवर्ड पर था। लेकिन एडवर्ड मर्डर के वक्त लंदन की ट्रेन में सफर कर रहा था, यानी वो मर्डर नहीं कर सकता। इस तरह सबूतों के अभाव के कारण ये केस रद्द कर दिया जाता है और एलिस की हत्या का राज हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाता है। खैर, अब सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है मशहूर डिटेक्टिव हरकुल पोयर पर। हम देखते हैं कि पोयर आज रात एक होटल की ग्रैंड ओपनिंग में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी सेक्रेटरी उन्हें तैयार कर रही होती है। अब पोयर होटल पहुंचते हैं जहां उनके साथ चीफ इंस्पेक्टर जेफ और उनका खास दोस्त हेस्टिंग भी मौजूद होते हैं। अब हेस्टिंग की बात करें तो उसने इस होटल में अपना ढेर सारा पैसा लगाया होता है, इसीलिए वो इस होटल का पार्टनर भी होता है और इसीलिए उसने पोयर को ओपनिंग में इनवाइट किया था। खैर, अब हेस्टिंग उसे बताता है कि यहाँ एक और फेमस हस्ती मौजूद है और ऐसा कहते हुए वो इशारा करता है एक्ट्रेस अर्लिन स्वर्ट की तरफ जो उस वक्त डांस कर रही होती है। अब पोयर अर्लिन के साथ वाले आदमी के बारे में पूछता है तो हेस्टिंग उसे बताता है कि वो अर्लिन का हस्बैंड केनेथ मार्शल है। खैर, तभी वो देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम नेथन है वो अर्लिन के पास आता है और उसे डांस के लिए अप्रोच करता है। अब इसी बीच केनेथ कुछ बोलने वाला होता है कि इतने में अर्लिन उसे बीच में टोक कर शैंपेन लाने के लिए भेज देती है और नेथन के साथ डांस करने लगती है। फिर डांस के दौरान नेथन अर्लिन से कुछ पैसों के बारे में बात करता है, लेकिन वो बात क्या होती है ये हमें पता नहीं चलता। इसके बाद पोयर, हेस्टिंग और जेफ साथ में डिनर करते हैं, लेकिन खाते वक्त पोयर को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसके बाद वो वहीं पर गिर पड़ते हैं। अब होश में आने पर पोयर हॉस्पिटल में होते हैं कि तभी हेस्टिंग और उनकी सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि ज्यादा वर्कलोड और टेंशन की वजह से आपको मिनी हार्ट अटैक आया था, इसलिए डॉक्टर्स ने आपको 1 हफ्ते तक आराम करने या कहीं हॉलीडे पर जाने की सलाह दी है। लेकिन हम देखते हैं कि पोयर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। खैर, अब अगली सुबह उनकी सेक्रेटरी आकर उन्हें सैंडी कोव रिजॉर्ट के बारे में बताती है और कहती है कि डॉक्टर ने आपको 1 हफ्ते तक इस रिजॉर्ट में रुकने की सलाह दी है, क्योंकि उनका कहना है कि हजारों लोग यहाँ हर साल अपना स्ट्रेस कम करने के लिए आते हैं। पर पोयर कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सेक्रेटरी उन्हें याद दिलाती है कि कल रात आपको कुछ ज्यादा सीरियस भी हो सकता था, इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। फिर हेस्टिंग भी सेक्रेटरी की बात से सहमत होता है और पोयर को वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन इतने में सेक्रेटरी बताती है कि मिस्टर हेस्टिंग भी आपके साथ जाएंगे ताकि आपकी देखभाल हो सके, जिससे हेस्टिंग हैरान हो जाता है। इस तरह आखिरकार ये दोनों नानुकुर करते हुए ही सही, लेकिन रिजॉर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। अब रिजॉर्ट एक आइलैंड पर बना होता है और वहाँ जाने के लिए बोट लेनी पड़ती है, लेकिन पोयर को बोट से डर लगता है, इसलिए वो और हेस्टिंग एक केबल कार से आइलैंड पर पहुँचते हैं। अब उस वक्त उस केबल कार में पहले से 2 लोग मौजूद होते हैं और उनके नाम होते हैं पैट्रिक रेडक्लिफ और उसकी वाइफ क्रिस्टिन। इसी बीच पोयर उन्हें अपना परिचय देता है, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके नाम को पहचानते थे, इसलिए उन्हें लगता है कि पोयर यहाँ किसी केस को सॉल्व करने आए होंगे। लेकिन पोयर बताता है कि मैं किसी डॉक्टर की सलाह पर छुट्टियां मनाने आया हूँ। खैर, अब आइलैंड पर पहुँचते ही क्रिस्टिन उसी फेमस एक्ट्रेस अर्लिन को देखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिस्टिन को शक होता है कि पैट्रिक का अर्लिन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उसने जानबूझकर वही आइलैंड चुना जहां अर्लिन आई हुई थी। अब पैट्रिक उसे काफी समझाता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, लेकिन क्रिस्टिन फिर भी गुस्से से उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी इतने में अर्लिन पैट्रिक के पास आती है और उसे अप्रोच करती है। इसी बीच पैट्रिक अर्लिन का परिचय पोयर से करवाता है, जिसके बाद अर्लिन पैट्रिक को वो रिजॉर्ट घुमाने अपने साथ ले जाती है।
फिर हम देखते हैं कि इस रिजॉर्ट में अर्लिन का हस्बैंड केनेथ मार्शल भी आया होता है। असल में अर्लिन ने केनेथ से वादा किया था कि वो उसके साथ टेनिस खेलेगी, लेकिन वो पैट्रिक के साथ वक्त बिताने के लिए अपना वादा तोड़ देती है। इसलिए अर्लिन का सौतेला बेटा लायनल केनेथ पर गुस्सा करता है और कहता है कि आपने ऐसी रंगीन मिजाज औरत से शादी क्यों की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोयर भी उस रिजॉर्ट में चेक इन करता है और यहाँ उसे अपने स्टाफ से पता चलता है कि उनकी सेक्रेटरी ने पहले ही वहाँ सभी को सब कुछ बता दिया है। यानी पोयर को यहाँ भी सख्त डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना होगा। तो ये सुनकर अब पोयर का चेहरा लटक जाता है। इसके बाद पोयर और हेस्टिंग अपने कमरे में जाते हैं कि तभी नाश्ते की घंटी बजती है, जिसे सुनकर पोयर एक्साइटेड हो जाता है कि चलो कम से कम ब्रेकफास्ट तो अच्छा मिलेगा। लेकिन उसे नाश्ते में सादा खाना और करेले का जूस मिलता है, जबकि हेस्टिंग का खाना शानदार होता है। और ये देखकर अब पोयर का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। खैर, तभी एक लेडी पोयर के पास आती है, जिसे पोयर पहचान लेता है। इसके बाद वो हेस्टिंग को बताता है कि ये मेरी पुरानी दोस्त मैरी है, और फिर पोयर मैरी को लंच पर इनवाइट करता है। यहाँ मैरी बताती है कि वो इस आइलैंड पर अपने बचपन के दोस्त केनेथ मार्शल से मिलने आई है। इसी बीच वो केनेथ के बारे में बात करती है, जिससे पोयर को पता चलता है कि केनेथ की पहली पत्नी लिंडा थी, जो अपने बेटे लायनल को जन्म देने के बाद किसी बीमारी से मर गई, और उसके बाद केनेथ ने अर्लिन से शादी कर ली, शायद उसके पैसों के लालच में। मैरी आगे बताती है कि अर्लिन उसे हस्बैंड की तरह नहीं बल्कि अपने नौकर की तरह ट्रीट करती है, और इस वक्त दोनों का रिश्ता कुछ ठीक भी नहीं है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम अर्लिन को पैट्रिक के साथ समंदर में नहाते हुए देखते हैं। अब पोयर और हेस्टिंग दूर से ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी एमिली नाम की एक औरत पोयर के पास आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एमिली पोयर को पहले से जानती है और वो भी उसे यहाँ देखकर हैरान है। वो कहती है कि सर, आप तो वहीं जाते हैं जहाँ कोई क्राइम होता है, लेकिन इस आइलैंड पर पिछले 20 सालों से कोई क्राइम नहीं हुआ, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो तभी पोयर उसे अपने आने की वजह बताता है, और इसी बीच उसकी नजर ऊपर पहाड़ी पर खड़ी क्रिस्टिन पर पड़ती है, जो अपने हस्बैंड पैट्रिक को अर्लिन के साथ देखकर गुस्से से जल रही होती है। ये देखकर अब पोयर एक कहावत बोलता है कि सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन करती है, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा किसी को नहीं दिखता। तभी पीछे से स्टीफन नाम का एक आदमी कहता है कि आपने जो कहा वो बाइबल की एक लाइन में लिखा है। इसके बाद स्टीफन वो पूरी लाइन सुनाता है और बताता है कि मैं पहले चर्च का प्रीस्ट था, लेकिन फिर मेरी वाइफ का मर्डर हो गया, और उस गम को कम करने के लिए मैं इस आइलैंड पर आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रिजॉर्ट के स्टाफ पोयर का वजन कम करने के लिए उन्हें स्टीम कैबिनेट में भेज देती है, और वहाँ पास में ही एक और स्टीम कैबिनेट में हॉरेस नाम का एक सेलर होता है। इस बीच हॉरेस और पोयर की बातचीत होती है, जिसमें हॉरेस बताता है कि वो इस आइलैंड में सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने आया है। अब शाम को पोयर रिजॉर्ट के बार में जाता है, लेकिन उसे ड्रिंक पीने की सख्त मनाही होती है, जिससे उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एमिली पोयर और हेस्टिंग को अपनी टेबल पर इनवाइट करती है, और इसी बीच एमिली आइलैंड में बने एक सीक्रेट केव के बारे में बात करने लगती है, जिसे सुनकर दूर खड़ा हॉरेस अचानक से घबरा जाता है। अब एमिली उन्हें बताती है कि मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि इस आइलैंड में एक रहस्यमयी केव है, जिसमें ढेर सारा खजाना दबा है। लेकिन वहीं पास बैठा लायनल इस बात को सुन लेता है और मन ही मन उसे एकदम से बकवास बताता है। अब मैरी इसी बीच अपनी बात रोकते हुए सबसे पूछती है कि कल सुबह कौन कौन मेरे साथ टेबल टेनिस खेलेगा। तो इस बात पर अब क्रिस्टिन, हेस्टिंग और केनेथ हाँ बोलते हैं, जिसके बाद फैसला होता है कि ये चारों कल दोपहर 12 बजे टेबल टेनिस खेलेंगे। फिर अगली सुबह सीन लायनल पर शिफ्ट होता है, जो हड़बड़ी में क्रिस्टिन से टकरा जाता है। अब क्रिस्टिन दोपहर 12 बजे टेनिस खेलने जाने वाली थी, लेकिन अभी उसके पास वक्त था, इसलिए वो लायनल को 10:30 बजे स्विमिंग के लिए बुलाती है, ताकि वो अपनी किताबों से बाहर निकल सके और इस जगह का पूरा मजा उठा सके। खैर, अब लायनल इसके लिए मान जाता है और स्विमिंग के लिए हाँ कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमिली साइकिल से जा रही होती है, और तभी ऊपर से एक कांच की चीज आकर उससे टकराते टकराते बचती है। अब वो देखती है कि ये चीज रिजॉर्ट की ऊपरी मंजिल से गिरी थी। फिर एमिली इस हादसे के बारे में पोयर और हेस्टिंग से बात करती है, तो पोयर इसे गंभीरता से लेता है। खैर, तभी पैट्रिक वहाँ आता है और समंदर देखने के लिए बोट राइड पर जा रहा होता है। तभी वो पोयर को साथ चलने को कहता है, लेकिन पोयर को तो पानी से डर लगता था, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन इस बीच एमिली पैट्रिक के साथ जाने को तैयार हो जाती है। इधर लायनल स्विमिंग करके बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टिन पहाड़ों की ड्राइंग बना रही होती है। अब लायनल
उसे पानी में आने को कहता है, लेकिन क्रिस्टिन का स्विमिंग का मन बदल जाता है। इसके बाद वो लायनल से टाइम पूछती है, तो लायनल उसे बताता है कि अभी 11:15 बज रहे हैं। तभी क्रिस्टिन को याद आता है कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं, क्योंकि उसे 12 बजे टेबल टेनिस खेलने जाना है। इसी बीच हम देखते हैं कि समंदर में पैट्रिक और एमिली बोट पर होते हैं और तभी उन्हें दूसरी तरफ अर्लिन की बोट दिखती है। फिर उसे देखकर पैट्रिक बोट को उसी तरफ मोड़ता है और अर्लिन को हेलो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद पैट्रिक उसे करीब जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि अर्लिन की मौत हो चुकी है। अब एमिली कहती है कि मैं बोट से पुलिस को लेकर आती हूँ, लेकिन तब तक तुम कुछ भी टच मत करना। तो ये सुनकर पैट्रिक उसे जल्दी से जाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि मैरी और केनेथ टेनिस कोर्ट पर क्रिस्टिन का इंतजार कर रहे होते हैं और ठीक 12 बजे क्रिस्टिन वहाँ पहुँच जाती है। फिर उसी वक्त एमिली भी वहाँ आती है और सबको बताती है कि अर्लिन का मर्डर हो गया है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर जेफ वहाँ पहुँचता है और अर्लिन की लाश को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। अब यहाँ वो देखता है कि लाश की गर्दन पर ताज़ा पंजों के निशान हैं, जिसके बाद वो बताता है कि इस लेडी की हत्या को 20 मिनट से ज्यादा नहीं हुए हैं, इसलिए हमें बस ये पता करना है कि पिछले 20 मिनट में सभी सस्पेक्ट्स कहाँ थे। खैर, तभी पोयर को क्राइम सीन के पास एक चश्मा मिलता है, जिसका मेजरमेंट करके वो बताता है कि ये किसी जवान लड़के का चश्मा है। अब इस मर्डर की वजह से उस आइलैंड को कुछ हफ्तों के लिए बंद किया जा रहा होता है और तभी 2 लड़के वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोक देता है। इसके बाद वो लड़के इंस्पेक्टर जेफ को बताते हैं कि हम यहाँ के रेगुलर विजिटर हैं, लेकिन जेफ उन्हें अंदर आने नहीं देता और वापस वहाँ से भेज देता है। उधर रास्ते में पोयर को जमीन पर एक कांच का टुकड़ा मिलता है, वही टुकड़ा जो एमिली पर गिरते गिरते बचा था। इसके बाद पोयर अंदाजा लगाता है कि इस कांच में ब्राउन रंग का केमिकल था, जिसकी स्मेल ना के बराबर है। अब पोयर केनेथ से पूछताछ करता है कि 12 बजे के आसपास तुम कहाँ थे, तो केनेथ बताता है कि मुझे कुछ जरूरी लेटर्स टाइप करने थे, इसलिए मैं अपने कमरे में था और 12 बजे तक लेटर लिख रहा था। जिसके बाद ठीक 12 बजे मैं टेनिस खेलने गया और तभी एमिली से पता चला कि अर्लिन मर चुकी है। फिर पोयर उसे क्राइम सीन से मिला चश्मा दिखाता है, तो केनेथ उससे कहता है कि ये चश्मा तो मेरे बेटे लायनल का है। इसके बाद पोयर, हेस्टिंग और जेफ मिलकर अर्लिन के कमरे की तलाशी लेते हैं, जहाँ उन्हें एक लेटर मिलता है जो नेथन ने लिखा था। अब उसमें लिखा होता है कि अगर तुमने मुझे अभी के अभी पैसे नहीं भेजे तो तुम कल एक जरूरी डील खो दोगी। तभी पोयर को याद आता है कि नेथन तो वही शख्स है जो होटल में अर्लिन के साथ उस दिन डांस कर रहा था। इसके बाद पोयर सबसे पहले लायनल से पूछताछ करता है, तो लायनल उसे बताता है कि मर्डर के वक्त यानी 11:15 बजे तक मैं स्विमिंग कर रहा था। अब ये सुनकर पोयर पूछता है कि तुम्हें टाइम इतना अच्छे से कैसे याद है, तो लायनल जवाब देता है क्योंकि मिस क्रिस्टिन ने मुझसे टाइम पूछा था और जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो ठीक 11:45 हुए थे। इसके बाद पोयर उसे क्राइम सीन से मिला चश्मा दिखाता है, तो लायनल कहता है कि ये मेरा पुराना चश्मा है जो मैं एक्स्ट्रा के तौर पर रखता था, लेकिन आज सुबह ये मेरे बैग से गायब हो गया था, पर ये आपको कहाँ मिला? तो इस पर पोयर उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता और कोऑपरेट करने के लिए लायनल से हैंडशेक करके उसे जाने देता है। फिर लायनल के जाते ही पोयर हेस्टिंग से कहता है कि ये लड़का भले 17 साल का है, लेकिन इसके हाथ किसी आदमी जैसे सख्त हैं। इसके बाद पोयर उस क्लीनिंग स्टाफ से बात करता है जिसकी ड्यूटी मर्डर के वक्त यानी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक थी। फिर स्टाफ मेंबर उसे बताती है कि उसी दौरान सारे गेस्ट रिजॉर्ट से बाहर थे सिवाय मिस्टर केनेथ के, क्योंकि उस वक्त वो अपने कमरे में बंद थे और कुछ लेटर्स टाइप कर रहे थे। ये सुनकर पोयर पूछता है कि इस बारे में तुम इतना श्योर कैसे हो, तो वो बताती है क्योंकि उनके टाइपराइटर की आवाज मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। इसके बाद पोयर पूछता है कि क्या आपने इस बीच कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था, तो स्टाफ मेंबर याद करके बताती है कि हाँ, एक चीज अजीब थी और वो ये कि 12 बजे से थोड़ा पहले मैंने वॉशरूम से किसी के नहाने की आवाज सुनी थी, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस वक्त कोई भी गेस्ट नहाता नहीं है। अब पोयर इसके बाद मिस क्रिस्टिन से पूछताछ करता है, तो क्रिस्टिन उसे सच बताती है कि मैं लायनल के साथ स्विमिंग करने गई थी, लेकिन मेरा मन बदल गया और फिर ठीक 11:15 बजे मैं तैयार होकर टेनिस खेलने निकल गई, पर वहाँ पहुँचते ही मुझे पता चला कि अर्लिन की हत्या हो गई है। पोयर कहता है कि लगता है आपके लिए ये खबर शॉक होने वाली नहीं थी, तो वो कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि अर्लिन ऐसी लेडी थी जिसके कई लोगों से झगड़े थे और कई लोग आए दिन उसे ब्लैकमेल भी करते रहते थे। तो ये सुनकर वहाँ मौजूद जेफ उससे पूछता है कि कैसा ब्लैकमेल, तो क्रिस्टिन बताती है कि कल रात मैंने अर्लिन को टेलीफोन पर किसी से बात करते सुना था, जहां दूसरी तरफ कोई आदमी उससे पैसे मांग रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो सारी सच्चाई उसके हस्बैंड केनेथ को बता देगा। इस तरह अब तक की इन्वेस्टिगेशन से पोयर, जेफ और हेस्टिंग को पता चलता है कि नेथन अर्लिन को ब्लैकमेल कर रहा था
इसलिए शायद अर्लिन नेथन के अकाउंट में पैसे डालती थी। तो अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए पोयर अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो बैंक जाकर इसकी डिटेल्स निकाले और इस चीज को कंफर्म करे। अब सेक्रेटरी पहले तो ये सुनकर नाराज होती है और कहती है कि सर, आपको मैंने छुट्टियां मनाने भेजा था, काम करने नहीं। लेकिन फिर आखिर में पोयर के कहने पर वो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह पोयर की सेक्रेटरी बैंक मैनेजर से बात करती है, जहां मैनेजर उसे सारी डिटेल्स देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इस केस में डिटेक्टिव पोयर इन्वॉल्व होते हैं। खैर, अब मैनेजर उसे बताता है कि मिस अर्लिन एक बार बैंक में आई थी और एक बड़ा अमाउंट निकालने की अपील भी की थी, लेकिन वो बिल्कुल डरी हुई नहीं लग रही थी। ना ही ऐसा लग रहा था कि वो किसी के ब्लैकमेल की वजह से पैसे निकाल रही हैं। तो इस पर सेक्रेटरी मैनेजर से पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं कि उसने उस वक्त कितने पैसे निकाले। तो मैनेजर कहता है कि हाँ, उसने असल में अपने अकाउंट की सारी जमा पूंजी निकालने की डिमांड की थी, जिसे सुनकर सेक्रेटरी हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर सारी जमा पूंजी कोई क्यों निकालेगा। अब इसके बाद सीन मिस्टर पैट्रिक पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेफ उससे पूछता है कि शायद तुम्हें और अर्लिन को साथ में देखकर तुम्हारी वाइफ क्रिस्टिन ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी होगी, क्या कहते हो। तो पैट्रिक कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो कहता है कि पहली बात तो क्रिस्टिन मर्डर के वक्त लायनल के साथ लेक के पास थी, और दूसरी बात अर्लिन की लाश पर किसी आदमी के पंजों के निशान थे, जो मैंने खुद देखे हैं। इसका मतलब ये सवाल ही नहीं उठता कि कोई लड़की उसकी हत्या करे। फिर इसके बाद एमिली से पूछताछ होती है, जहां एमिली ये कबूल करती है कि 1 साल पहले मैंने अर्लिन के लिए एक शो प्रोड्यूस किया था, जिसमें वो परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं और मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। आगे वो बताती है कि अब इस बात को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन मैं इस वजह से किसी की जान नहीं ले सकती, और वैसे भी मर्डर के वक्त मैं पैट्रिक के साथ बोट पर थी। इस पर पोयर उससे पूछता है कि क्या तुमने अर्लिन की डेड बॉडी में कुछ अजीब नोटिस किया था। तो एमिली बताती है कि हाँ, अर्लिन की पीठ थोड़ी टैन हो गई थी, जबकि उस वक्त वो हल्की सफेद थी, जैसे उसे किसी ने जहर दिया हो। इस बीच हम देखते हैं कि वहाँ से मिस्टर हॉरिस गुजरता है और हमें पता चलता है कि हॉरिस को ना जाने क्यों, लेकिन आइलैंड के फिर से खुलने का बेसब्री से इंतजार होता है। असल में वो चाहता था कि आइलैंड जल्दी खुले, ताकि वो अपनी बोट से सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि आइलैंड खुलने में अभी वक्त लगेगा, तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसके बाद पोयर अपनी दोस्त मैरी से मिलता है और उस सीक्रेट केव के बारे में पूछता है, जिसके बारे में एमिली ने बताया था। तो मैरी कहती है कि हाँ, वो केव सच में है और मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। इस तरह अब मैरी, पोयर, जेफ और हेस्टिंग को उस केव में ले जाती है, जहाँ उन्हें ठीक अर्लिन के परफ्यूम जैसी स्मेल आ रही होती है, और साथ में उन्हें जमीन पर अर्लिन के साथ साथ किसी और के फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं। अब उन निशानों को फॉलो करते हुए जेफ को एक बॉक्स मिलता है, और फिर उस बॉक्स को खोलने पर उन्हें उसमें हेरोइन यानी ड्रग्स के डब्बे मिलते हैं। इसके बाद पोयर, जेफ और हेस्टिंग आइलैंड के बाहर जाते हैं, लेकिन किसी काम से नहीं, बल्कि यहाँ पोयर अपना मनपसंद खाना खाने जाता है, क्योंकि रिजॉर्ट में उसे कई दिनों से उबला हुआ सादा खाना खाना पड़ रहा था। अब पसंदीदा खाना खाने के बाद पोयर का दिमाग फिर से तेजी से चलने लगता है, जिसके बाद होटल से बाहर निकलते वक्त उन्हें स्टीफन एक मेडिकल स्टोर से आता हुआ दिखता है। अब उसे देखकर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि स्टीफन अर्लिन की मौत के बाद से ही आइलैंड के बाहर था, इसलिए अब ये लोग स्टीफन के पास जाते हैं, जिसके बाद स्टीफन वापस आइलैंड पर आकर उन्हें बताता है कि मर्डर वाले दिन मैं आइलैंड से बाहर अपने एक दोस्त के साथ डिनर कर रहा था, अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। पर पोयर उससे पूछता है कि आप इस आइलैंड में क्यों आए थे। तो स्टीफन बताता है कि मैं अपनी वाइफ एलिस की याद भुलाने आया था। और दोस्तों, ये वही एलिस होती है जिसकी लाश मूवी की शुरुआत में जंगल में दिखाई गई थी। अब स्टीफन उनको अपनी कहानी सुनाता है कि एलिस ने मुझसे डिवोर्स लेकर एडवर्ड से शादी कर ली थी, और मुझे यकीन है कि उसी ने मेरी एलिस को मारा होगा, लेकिन एलिस ने मुझे धोखा दिया, तो वो इस सजा की हकदार भी थी। इसके बाद कमरे से निकलते वक्त जेफ को याद आता है कि स्टीफन ने जिस एलिस की बात की थी वो एलिस रिगन थी, जिसे अर्लिन की तरह गला घोंटकर जंगल में मारा गया था। इसलिए उसे लगता है कि शायद दोनों का किलर एक ही होगा। इधर पोयर की सेक्रेटरी पोयर के कहने पर एलिस के मर्डर की जानकारी जुटाती है और उसे एलिस के केस का इंस्पेक्टर एलिस के क्राइम सीन पर ले जाता है और उसे बताता है कि हमें एक साइकिल चलाने वाली लेडी ने बताया था कि उसने जंगल में किसी अनजान आदमी को एलिस का गला घोंटते देखा था, लेकिन जब तक हम पहुँचे तब तक एलिस मर चुकी थी। आगे वो बताता है कि अपनी जांच से हमें पता चला कि एलिस बहुत अमीर थी और लोगों को शक था कि उसकी हत्या उसके नए हस्बैंड एडवर्ड ने की होगी, ताकि उसकी जायदाद हड़प सके। लेकिन मर्डर के वक्त एडवर्ड ट्रेन में सफर कर रहा था, जिससे उस पर शक हट गया
और फिर एलिस का केस आज तक अनसुलझा रह गया। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोयर सारे मेहमानों के सामने ऐलान करता है कि ये आइलैंड फिर से खुल गया है और अब सभी नए लोग यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो ये सुनकर वहाँ मौजूद हॉरेस बहुत खुश होता है और इसी बीच वो खुशी में कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन हॉरेस के जाते ही पोयर सबको बताता है कि ये आइलैंड अभी भी बंद है और कोई यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं ले जाएगा। इस तरह हमें पता चलता है कि ये असल में पोयर की चाल थी। फिर हम देखते हैं कि आइलैंड की खुलने की झूठी खबर सुनकर दो आदमी उस केव में जाते हैं और ड्रग्स का बॉक्स निकाल कर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जेफ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं कि ये वही दोनों लड़के थे जो आइलैंड के रेगुलर विजिटर थे और जिन्हें गार्ड ने अंदर नहीं आने दिया था। अब उनमें से एक लड़का गन निकालकर जेफ को शूट करने वाला होता ही है कि तभी उसके हाथ में गोली लगती है और फिर हम देखते हैं कि ये गोली असल में मिस्टर जैक ने चलाई थी। और यहाँ खुलासा होता है कि जैक असल में एक अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर है। इसके बाद जैक पोयर को बताता है कि मुझे कई सालों से ये खबर मिल रही थी कि कोई इस आइलैंड में ड्रग्स की तस्करी कर रहा है, लेकिन उसके मेन बॉस का पता नहीं था। इसलिए मैंने अंडरकवर बनकर उसका पता लगाया और आज पता चला कि वो बॉस असल में हॉरेस था और इसीलिए हॉरेस आइलैंड के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वो ड्रग्स बाहर भेज सके। और फिर हॉरेस के फुटप्रिंट्स केव में मिले निशानों से मैच कर गए, जिससे वो पकड़ा गया। इसके बाद जैक साफ करता है कि हॉरेस का अर्लिन से कोई कनेक्शन नहीं था और ये दोनों ही केस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई कि आखिर अर्लिन उस केव में क्यों गई होगी। अब हेस्टिंग कहता है कि कहीं अर्लिन किसी से डरकर वहाँ छुपने तो नहीं गई थी। तो ये सुनकर पोयर एकदम से रुक जाता है और उसे पूरा केस साफ साफ समझ में आने लगता है। अब उसी रात पोयर सभी विजिटर्स को एक कमरे में बुलाता है और कहता है कि आप सभी इस आइलैंड में हॉलिडे मनाने आए थे, लेकिन आप में से एक या दो लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ कदम रखने से पहले ही अर्लिन की मौत की पूरी प्लानिंग कर ली थी। फिर वो कहता है कि सबसे पहले हम उस धमकी भरे लेटर से शुरुआत करते हैं जिसमें लिखा था कि अगर अर्लिन ने पैसे नहीं भेजे तो उनकी एक बड़ी डील निकल जाएगी। तो असल में वो कोई धमकी भरा लेटर नहीं था, बल्कि एक बिजनेस डील का प्रपोजल था जिसमें नेथन ने साफ शब्दों में पूछा था कि क्या अर्लिन उसकी डील में इन्वेस्ट करना चाहेगी या नहीं। उसी रात रेस्टोरेंट में नेथन ने अर्लिन से फिर से वही बात पूछी थी, लेकिन नेथन सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर था जो चाहता था कि अर्लिन उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करे। इसका मतलब अब ये हुआ कि असली कातिल आप ही लोगों में छुपा हुआ है। फिर पोयर आगे कहता है कि आप सभी के पास अर्लिन को मारने का कोई ना कोई मकसद था। जैसे लायनल अपनी सौतेली माँ अर्लिन से नफरत करता था और एमिली ने अर्लिन पर ढेर सारे पैसे लगाए थे जो डूब गए। वहीं मिस क्रिस्टन आपको डर था कि अर्लिन आपके हस्बैंड को आपसे छीन ना ले। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यह हत्या किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि एक कपल ने की है। इसके बाद जेफ उससे पूछता है कि वो दोनों आखिर कौन हैं। तो पोयर खुलासा करता है कि वो है पैट्रिक और उसकी वाइफ क्रिस्टन। तो ये सुनकर पैट्रिक भड़क उठता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, आखिर मैं तो मर्डर के वक्त एमिली के साथ बोट पर था और मैंने खुद अर्लिन की लाश ढूंढी थी, फिर मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। तो ये सुनकर एमिली भी उसका सपोर्ट करती है और कहती है कि हाँ, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, पैट्रिक उस वक्त मेरे साथ बोट पर था। तो इस बात पर पोयर सभी को समझाता है कि पैट्रिक और क्रिस्टिन ने सभी को बेवकूफ बनाया। वो कहता है कि असल में क्रिस्टिन ने जानबूझकर लायनल से टकराकर उसे स्विमिंग के लिए पूछा क्योंकि वो मना नहीं करने वाला था। फिर लायनल के जाने के बाद क्रिस्टिन अपने कमरे में गई और फिर अपनी स्किन पर एक खास मेकअप अप्लाई किया जिससे कि उसकी स्किन हल्की सी टैन दिखे। अब वो इस बात का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उस केमिकल की बोतल को खिड़की से फेंककर तोड़ने की कोशिश की। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि रास्ते से गुजरते वक्त एमिली ने उस बोतल को टूटते हुए देख लिया था और बाद में उसी बोतल का टुकड़ा मुझे मिला, जिसके बाद जांच से मुझे पता चला कि वो केमिकल स्किन को टैन बनाता है। आगे पोयर बताता है कि उस दिन क्रिस्टिन सुबह 10:30 बजे लायनल के साथ बीच पर गई, जहां उसने जाते वक्त पूरी तरह से ढके हुए कपड़े पहने थे ताकि उसका मेकअप किसी को ना दिखे। और इसी बीच जब लायनल पानी में तैर रहा था तो क्रिस्टिन ने उसके बैग से उसका चश्मा चुरा लिया ताकि नकली सबूत बनाया जा सके और लायनल को इसमें फंसाया जा सके। इसके बाद उसने लायनल की घड़ी से छेड़छाड़ करके टाइम 15 मिनट आगे कर दिया, जिसके बाद जब लायनल वापस आया और उसने टाइम देखा तो उसे लगा कि अभी 11:15 बज रहे हैं। फिर इसके बाद जब लायनल वापस से स्विमिंग करने गया तो क्रिस्टिन ने घड़ी का टाइम वापस से सही कर दिया। इसी बीच लायनल को इस बात का एहसास नहीं हुआ
क्योंकि 15 मिनट का फर्क उसे समझ में नहीं आया, लेकिन मर्डर के वक्त का एक एक सेकंड मायने रखता है। इसलिए उन 15 मिनट्स में क्रिस्टिन तेजी से पहाड़ों की चोटी पर पहुंची और पैट्रिक का नाम लेकर चिल्लाने लगी। अब ये सुनकर नीचे मौजूद अर्लिन घबरा गई, क्योंकि असल में अर्लिन को वहाँ मिलने के लिए पैट्रिक ने ही बुलाया था, जबकि पैट्रिक वहाँ नहीं आया। लेकिन पैट्रिक ने अर्लिन को सुझाव दिया था कि अगर मेरी वाइफ मुझे ढूंढते हुए आए तो तुम उस केव में जाकर छुप जाना। तो इस तरह जब अर्लिन क्रिस्टिन को आता हुआ देखती है तो वो केव के अंदर चली जाती है। अब उस केव की बनावट ऐसी थी कि ना तो अंदर वाले को बाहर की आवाज सुनाई देती थी और ना ही कुछ दिखाई देता था। तो इस बीच जब अर्लिन केव में छुपी थी तब क्रिस्टिन ने अर्लिन जैसे कपड़े और विग पहन लिए और वहीं पीठ करके लेट गई। फिर वहाँ पैट्रिक ने क्रिस्टिन, जो कि नकली अर्लिन बनी थी, उसके पास जाकर उसकी बॉडी को टच किया और नाटक किया कि वो असल में अर्लिन है जो कि मर चुकी है। और फिर उसने इसके बाद एमिली को पुलिस बुलाने वापस भेज दिया। अब एमिली के जाते ही पैट्रिक ने क्रिस्टिन को उठाया, जिसके बाद क्रिस्टिन ने अपने पुराने कपड़े पहने और रिजॉर्ट की तरफ निकल गई। इसके बाद पैट्रिक ने अर्लिन को केव से बाहर बुलाया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इधर हम देखते हैं कि क्रिस्टिन रिजॉर्ट पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके शरीर पर अभी भी वो केमिकल लगा था, इसलिए उसे हटाने के लिए वो नहाने लगी और यही नहाने की आवाज रिजॉर्ट स्टाफ ने सुन ली, जो कि दोपहर का वक्त था। खैर, फिर नहाने के बाद क्रिस्टिन टेनिस वाली ड्रेस पहनकर टेनिस खेलने चली गई और इस तरह इस कपल ने एक दूसरे का साथ देकर एक परफेक्ट एलिबाई बनाई ताकि कोई इन पर शक ना करे। पर अब सभी के मन में एक सवाल आता है कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो पोयर बताता है कि ये सब उन्होंने अर्लिन के पैसे हड़पने के लिए किया। असल में पैट्रिक लंबे वक्त से अमीर लोगों के साथ फ्रॉड करके उनके पैसे लूटता था और इसी बीच उसने अर्लिन को एक फेक स्कीम के बारे में बताया। उसकी भी सारी जमा पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए उसे मना लिया था, इसलिए अर्लिन ने बैंक से सारे पैसे निकालने की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन पैट्रिक को इस बात का डर था कि इतने बड़े अमाउंट की वजह से अर्लिन अपना इरादा ना बदल ले या उसे स्कीम के फेक होने का पता ना चल जाए, इसलिए पैट्रिक और क्रिस्टिन ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन हैरानी की बात अब यह है कि ये इन दोनों की पहली हत्या नहीं थी, बल्कि 2 साल पहले भी इन्होंने इसी तरह स्टीफन की वाइफ एलिस का मर्डर किया था। पोयर बताता है कि उस दिन क्रिस्टिन ने मर्डर से पहले ही पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि कोई आदमी एलिस का गला घोंट रहा है। लेकिन उस वक्त पैट्रिक, जिसका नकली नाम एडवर्ड था, वो ट्रेन में मौजूद था। लेकिन ट्रेन से उतरते ही वो जंगल में गया, एलिस से मिला और उसकी हत्या कर दी। जबकि पुलिस को लगा कि एलिस की हत्या तब हुई जब क्रिस्टिन उनके पास आई थी, लेकिन असल में उसकी हत्या उसके बाद हुई थी। तो इस तरह ये कपल टाइम के साथ छेड़छाड़ करके अपने परफेक्ट मर्डर्स को अंजाम देता था और पैसों की लूट करता रहता था। अब ये सुनकर स्टीफन पैट्रिक को गौर से देखता है और उसे याद आता है कि पैट्रिक ही उसकी वाइफ का लवर एडवर्ड है और उसने बस अपना लुक थोड़ा सा बदल लिया है, लेकिन स्टीफन उसे पहचान नहीं पाया। अब असली चेहरा सामने आने के बाद पैट्रिक पोयर को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब पोयर समझ जाता है कि पैट्रिक अंदर से अभी भी वही बुरा इंसान है और वो कभी नहीं सुधरेगा। फिर आगे पोयर अपने घर वापस लौट आता है, जहाँ हेस्टिंग उसकी हेल्थ को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि वो गया तो था छुट्टियां मनाने और आराम करने और लग गया केस को सॉल्व करने में। लेकिन तभी हेस्टिंग के साथी उसे बताते हैं कि पोयर बिल्कुल फिट थे और उन्हें बस नॉर्मल फूड पॉइजनिंग हुई थी, जबकि हॉस्पिटल स्टाफ ने गलती से किसी और की रिपोर्ट पोयर को थमा दी थी, जिस वजह से सभी को लगा कि मिनी हार्ट अटैक आया था। यानी हम समझ जाते हैं कि पोयर का उस आइलैंड पर जाकर इस केस को सॉल्व करना पहले से ही किस्मत में लिखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। खैर, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।